हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। और हम लेकर आ रहे हैं ये सीरीज एनडीए वाली बेटी के नाम से। और इसमें हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और ये टॉपिक्स मैंने आपको लिए हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। और बच्चों, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, आप लोग टिक लगाते जाएं अपने सिलेबस पे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है दोनों ही सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस। तो टिक लगाते जाइए। हम फिजिकल केमिकल चेंजेस कर चुके हैं, इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हैं, एलिमेंट मिक्सचर और कंपाउंड किए हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कर लिया है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये जो टॉपिक आपको बनाया गया है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट आपको करना है। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, और यदि इससे मिलते जुलते कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। एक एग्जाम्पल है 2H2O प्लस O2 विल गिव 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के बनाते हैं वाटर, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये आपका जो लॉ है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass. Law of conservation of mass was given by लेवोइजियर। लेवोइजियर ने ये दिया था, और इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट reactant is equal to the mass of product. मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर टू हाइड्रोजन 2 into 2 बैलेंस कर रहे हैं हम इक्वेशन को। तो यहाँ पर आ गए 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक लेवल पर यदि हम देखें, और 2 ऑक्सीजन एटम। यदि यहाँ पर देखते हैं तो 4 हाइड्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम, यानी कि सिर्फ यहाँ पर जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूटे हैं और कुछ नए बॉन्ड्स यहाँ पर बने हैं। यदि हम इसको मास के बेसिस पर समझने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है 1 into 2, क्योंकि हाइड्रोजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और इनटू हम क्या कर सकते हैं 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ओवरऑल यहाँ पर हो गया 4 प्लस 34, यानी कि टोटल जो मास हो रहा है यहाँ पर वो हो रहा है 8 and 38 ग्राम। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो ये 32 ग्राम हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 1 into 4 इक्वल टू 4 हो गया। तो टोटल आपका आ गया यहाँ पर दिस वन विल बी 4 एंड 16 दूनी 32, यहाँ पर 32 आएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 36। यहाँ पर भी टोटल कितना हो गया 36 ग्राम। तो मास कहीं भी डिसिपेट नहीं होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो सेम बना रहता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव CO2। कार्बन का होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये टोटल जो हमारा वेट हो गया, ये मास हो गया, वो हो गया 32, 12 प्लस 32, तो टोटल हमारा हो गया 44 ग्राम रिएक्टेंट का। और यदि हम मॉलिक्यूल का निकालें, CO2 का निकालें, तो 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम इक्वल टू ये भी कितना हो रहा है 44। तो मास कहीं भी डिसिपेट नहीं होता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वाज गिवन बाय लेवोइजियर। लेवोइजियर ने ये दिया था। आइए बढ़ते हैं अनदर लॉ की तरफ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जोसेफ फ्रॉस्ट। तो आप इसको लर्न कर लेंगे इन 1799। इस लॉ को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं इसको, डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट
in the same proportion by mass regardless where they come from। जहां से वो आ रहे हैं उसके अलावा ये कहीं से भी आ रहे हो, सोर्स कोई भी हो, उसमें रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, ये एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है, CO2 जो है 0.03% में होती है। ये एनिमल की बॉडी में भी प्रेजेंट होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है क्योंकि प्लांट इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो प्लांट्स में भी CO2 प्रेजेंट होती है। तो रिगार्डलेस देयर सोर्स, जो रेशियो है या हम कहें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जो रेशियो रहेगा कार्बन का और ऑक्सीजन का, वो बाय मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कितना है 12 और रेशियो क्या कर दिया हमने 32, तो ये आ गया 3:8, ये फिक्स हो गया 3:8। कार्बन कहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी आए, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 3:8 होगा, ठीक है। इसको हम एटम के बेसिस पर भी समझ सकते हैं, एटम्स के लेवल पर। द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एग्जैक्टली द सेम रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। अब कार्बन का है 1 एटम है, 1 एटम ऑफ कार्बन, और रेशियो क्या है, O2 है, तो इसका मतलब है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एटॉमिक लेवल पर भी हम देखें तो ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब इसको हम 1:2 कर लेते हैं, तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कार्बन और एटम का जो रेशियो आएगा 1:3 इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो दोनों प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। जोसेफ फ्रॉस्ट ने ये जो लॉ है डेफिनेट प्रोपोर्शन ये दिया था। बढ़ते हैं तीसरे लॉ की तरफ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन state that in two or more sample of the same compound the ratio of one element to the other is always the same। जैसे कि CO2 में रेशियो और कार्बन मोनोऑक्साइड में रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। जितना भी CO2 मॉलिक्यूल है उनमें रेशियो सेम रहेगा। जो हमने देखा 12, रेशियो कितना हुआ 32, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 और 16 हो गया। फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 और 3:8 हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड में यदि हम देखें तो क्या आएगा रेशियो, ये 2 से 6, ये 8, 3 से 2 से करेंगे 3:4। यदि 3:4 आ रहा है तो वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और 3:8 आ रहा है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इस एग्जाम्पल से हम उसे भी समझ सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन एक से अधिक रेशियो में क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। यानी कि 3:8 में कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और 3:4 में कंबाइन होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो अलग अलग दो ही एलिमेंट हैं, बेसिक एलिमेंट क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है। दोनों कंपाउंड में कार्बन मोनोऑक्साइड में रेशियो क्या है 3:4, और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो क्या है 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड का ये रेशियो फिक्स है चाहे किसी भी सोर्स से आए। ये बात तो बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग प्रोपोर्शन में क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, और एक से ज्यादा क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी आपको आने वाला है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स। तो हम कहेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में अलग अलग प्रोपोर्शन हमें देखने को मिलते हैं, दो ही एलिमेंट के, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। अब यदि NO कंपाउंड है, ठीक है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो 14:16 का रेशियो होगा। यदि हम एटम के बेसिस पर देखें रेशियो, तो रेशियो क्या हुआ 1:1, वो एक एटम है नाइट्रोजन का, एक एटम है ऑक्सीजन का। यदि मास के बेसिस पर देखें तो 14:16, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 8:7:8, तो इसको हमने क्या सिंप्लीफाई कर दिया 7:8 है बाय मास। आते हैं दूसरा कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
तो यहाँ पर डाइऑक्साइड है तो 16 प्लस 16 और नाइट्रोजन का होता है 14, सभी को प्लस करेंगे, रेशो निकालते हैं तो 14:32 आ जाएगा, अगेन 7:16, 7:16 है तो क्या बनेगा NO2। ये रेशो फिक्स है, लेकिन नाइट्रोजन का NO में जो प्रोपोर्शन था वो 7:8 था, NO2 में 7:16 है। एटम के बेस पर देखें तो 1:1 था, यहाँ 1:2 है। अब बात करते हैं हम N2O की, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर N2 है तो 14 प्लस 16, ये 16 ऑक्सीजन का, तो 14 कितने हो गए 28 हो गए, रेशो 16। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको 8 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 14। फिर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया 7:4। यदि 7:4 बन रहा है, 7:N2O में रेशो क्या आ रहा है 7:4। तो यहाँ पर एटम के बेसिस पर रेशो देखें तो 2:1, 2 नाइट्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। क्लियर है? चलिए अब आते हैं N2O2। N2O2 में देख लीजिए आप 28:32, तो 28 को सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 14 आ गया, यहाँ पर आ गया 16, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 8। ठीक है, तो N2O2 है तो रेशो क्या आ जाएगा 7:8। लेकिन एटम के बेस पर क्या आ गया 2:2, ये दोनों 1:1, ये 2:2। अनदर कंपाउंड N2O5, तो N2 में 14 और 16 इंटू 5, तो ये हो गया 80 और ये हो गया कितना 28। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ये आ गया 14, यहाँ पर आ गया 40, ये आ गया 7, ये आ गया 20। तो 7:20 में कंबाइन हो रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और यहाँ पर मॉलिक्यूल का रेशियो क्या आ जाएगा, ये 0.5 आएगा, 0.5। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारे पास एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, और बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देख लिया कि रेशियो जो है वो फिक्स है 7:7, सेम फिक्स रेशियो है 7:7:7। तो नाइट्रोजन का रेशियो हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, उसके साथ में ऑक्सीजन का रेशियो क्या कर रहा है, वेरी कर। तो दिस स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आते हैं हम अनदर लॉ, दैट इज फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन तो कहता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा प्रोपोर्शंस हो सकते हैं, और वो दो या दो से ज्यादा क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय रिचर, इट इज गिवन बाय रिचर। तो रिचर ने क्या कहा कि सपोज हम एटम के लेवल पर भी देख रहे हैं और मास के लेवल पर, ये हम देख लेते हैं मास के लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो H2S बन रहा है, तो हाइड्रोजन मतलब सल्फर हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर रही है और ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर रही है। सल्फर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ में, सल्फर का प्रोपोर्शन कितना है 32, यहाँ पर सल्फर का प्रोपोर्शन कितना है बाय मास 32। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन क्या हो गया, फिक्स हो गया। हाइड्रोजन के साथ में वो 32/2 में कर रहे हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1s are 2 and 2 16s are 32। तो ये यहाँ पर 1 रेशियो क्या आ गया 16 आ गया है, जहां पर सल्फर का रेशियो क्या है 16। उसी तरह से यदि हम ऑक्सीजन का करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम इनका रेशियो निकालते हैं, किसका, सल्फर का ही हम रेशियो निकाल रहे हैं दोनों में ही। तो एक में आ रहा है 16 और एक में आ रहा है 1, H2S में आ रहा है 1 और SO2 में आ रहा है 1 और H2S में आ रहा है 16। तो दोनों का रेशियो निकालें तो हम क्या हो गया 1:16 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए किसी चक्कर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, ये तो सेम अमाउंट ऑफ सल्फर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में भी और ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो कि हाइड्रोजन भी कोशिश करना चाहे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के लिए, तो वो कर लेगा और बना लेगा वाटर। अब यहाँ पर हम रेशियो देखें कि ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के रेशियो के बारे में क्या हम कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 2:16 हुआ यानी 1:8 हुआ। यहाँ पर क्या हुआ 1:8। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या क्या कहता है कि यदि कोई एक कंपाउंड बी कंपाउंड के एक पर्टिकुलर रेशियो के साथ में कंबाइन होकर के ए बी प्रोडक्ट बना रहा है और कोई सी कंपाउंड बी मतलब बी के साथ में मिलकर के एक उसी सेम रेशियो में कोई कंपाउंड बना रहा है सी बी, तो जब ए और सी दोनों रिएक्शन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब ए और सी दोनों रिएक्शन करेंगे तो या तो वो बी के साथ में जिस प्रपोर्शन में है उसी में कंबाइन होंगे या फिर उसके मल्टीपल में होंगे, या क्या होंगे उसके मल्टीपल में होंगे। या तो वो जो बी ए के साथ में जिस प्रपोर्शन में है या बी सी के साथ में जिस प्रपोर्शन में है ए सी अपने ही बी के साथ में उसी प्रपोर्शन में करेंगे, या फिर वो सिंपल होल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है H2S का 1:16 और यहाँ पर आपका आ गया है SO2, तो ये आ गया आपका क्या 8:1। यहाँ पर 1:16 था, ये 8:1 आ गया, इक्वल टू क्या होगा, इट इज 1:2। ठीक है, तो इट इज 1:2। तो ये रेशियो उठा लीजिए यहां से, ये रेशियो उठा लीजिए, ये वाला 2:1, ये वाला रेशियो उठा लीजिए। तो हाइड्रोजन और सल्फर मिल रहे हैं किसमें 1:16 में, फिर से समझा देती हूँ आपको। SO2 मिल रहे हैं 1:1 में। ठीक है, जब H2O बनेगा तो ये बनेगा 1:8। तो या तो ये इस प्रपोर्शन में होने थे 16 या 1 के प्रपोर्शन में होने थे, या फिर इसका कोई सिंपल मल्टीपल होता। तो ये इसका क्या हो रहा है, सिंपल मल्टीपल है। इसका एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं, दैट इज H2O NH3 और CH4। H2O क्या है बेटा, यहाँ पर रेशियो आप देखो ये 2:16 आ रहा है। NH3 हाइड्रोजन, एक सेकेंड, पहले हम देख लेते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट समझ लेते हैं, तब उसके बाद जाकर के हम फिर से एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली with the same weight of a third element, the ratio of masses in which they do so are either the same, क्या लिखा हुआ है, are either the same or a sample multiple of mass ratio, a simple multiple of mass ratio in which they combine। मतलब सिंपल मल्टीपल भी हो सकता है उनका, सिंपल मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे CO2 SO2 है ना, CO2 का कितना है 12:32। इसको सिंपल में हम कर लेते हैं 16 3:8, तो ये आ गया 3:8। SO2 में देखो बेटा क्या हो रहा है, SO2 में है 32:32, तो सिंपल रेशियो आ गया 1:1, है ना। अब यदि ये दोनों आपस में कंबाइन कर, ये है ए बी और ये है सी बी, यदि ए और सी आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो या तो इन दोनों का 3:1 होगा या इसका सिंपल मल्टीपल होगा। कैसे, चलिए CS2 बनता है, कार्बन का होता है 12 और 32 दूनी होगा 64, तो यहाँ पर 12 का आपका आ गया 6 और 3 2, फिर 3 और क्या आ गया 16। अब 3 क्या आ गया 16। 3:16 आपको बता रहा है कि या तो वो 3:1 के होंगे या वो सिंपल मल्टीपल में होंगे। तो यदि मैं इसको करती हूं ऐसे कि एटम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एटॉमिक बेसिस पर भी मैं इसको समझ सकती हूँ। तो एक सिंपल मल्टीपल में आ रहा है किसके 3:1 के, एक सिंपल मल्टीपल में यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको आ रहा है। तो
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस समझ सकते हैं। आइए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस से को देखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है आपसे। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, आपको दिया हुआ है मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन तो बेटा ये कहता है कि दो के एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, दो एलिमेंट एक से ज्यादा रेशियो में क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हमने देखा। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में वो ये कहते हैं कि जो ए बी कंबाइन हो रहे हैं या ए सी कंबाइन हो रहे हैं, बी सी बी कंबाइन हो रहे हैं, तो ए सी जब कंबाइन होंगे तो बी के साथ उनका जो रेशियो है उसका या तो उसी रेशियो में होंगे या फिर उसका क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बेसिस पर हम करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था C+O2 का, हम देख लेते हैं। बल्ब विल गिव यू CO2, तो अभी मैंने एग्जांपल दिया 44 ग्राम एंड 44, ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आते हैं हम अनदर क्वेश्चन पर। इफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2:16 हो रहा है ना, और 2 ग्राम रेशियो 16 ग्राम है ना, और वाटर कितना बन रहा है H2O में, ये बन रहा है 18 ग्राम। Which of the following law is applicable? Law of conservation of mass, law of constant proportion, constant proportion, ये proportion क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, constant proportion, ठीक है, मल्टीपल नहीं है, रेसिप्रोकल नहीं है, तो आप इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, क्विकली करते हैं, आप लोग कर ही पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चंस हैं, देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। क्वेश्चंस का जितना आप करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप करेंगे, आपके डाउट वहीं पर क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अपना आंसर कैसे निकाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, आंसर निकालना है, तो वो आंसर आपको देना बहुत जरूरी है और कैटेगोरिकली आपको अपना आंसर निकालना है। यदि दो में से आप जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक तो वन श्योर होगा कि भाई ये आंसर ठीक है, अदरवाइज आप रूल्ड आउट करके भी अपने आंसर्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अनदर क्वेश्चन है, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रूव द लॉ ऑफ वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। They prove the law of multiple proportion. They prove the law of multiple proportion. Very nice. ये करते जाइए, ऐसे ही क्वेश्चंस आप करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 2 sample of lead oxide were separately reduced to metallic lead. देखो lead oxide को क्या किया है उन्होंने, lead oxide को उन्होंने reduce कर दिया है किसमें, lead में, ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी होगी कि lead oxide is reduced to lead, ठीक है। मेटेलिक lead by heating in the current of hydrogen, हाइड्रोजन reducing agent होता है। The weight of lead from one oxide was half the weight of lead obtained from the other oxide. The data illustrate, यानी एक के साथ 1 में कर रहा है और एक के साथ 1.5 में कर रहा है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, सिंपल सी चीज है। ये कौन सा लॉ हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। The law of multiple proportion is not illustrated by which pair of compound? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने अभी निकाला था कि कार्बन और जो 3:4 के रेशियो में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, 3:8 के रेशियो में है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। CuO एटॉमिक बेसिस पर भी आप देख सकते हैं कि 1:1 में प्रेजेंट है
और ये 2:1 में प्रेजेंट है एटम के लेवल पर, क्योंकि मास का कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में एटम के लेवल पर यदि प्रोपोर्शन देखूं तो 1:2 प्रोपोर्शन है, और यहाँ पर 1:3 प्रोपोर्शन है एटॉमिक लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर ये मास लेवल पर है और एटॉमिक लेवल पर 1:1 और यहाँ पर आ गया 1:2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों कंपाउंड में CO2 है और एक है कार्बोनिक एसिड। तो आप हाइड्रोजन भी यहाँ पर आ गई, दो ही एलिमेंट नहीं है, तीसरा एलिमेंट भी आ गया कार्बोनिक एसिड में। तो ये वाला जो आंसर है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूफ या इलुस्ट्रेट नहीं करता। ठीक है, तो ये हम देखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स की मदद से जो मैंने 4 लॉ आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which was given by Lavoisier, law of definite proportion which was given by Joseph Prost, law of multiple proportion that was given by Dalton, and law of reciprocal proportion which was given by Richter। तो ये 4 लॉज हम कर सकते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर ही एक ना एक बनेगा, तो इन्हें अच्छे से कीजिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ गैसियस लॉज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगी। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून IDA, देहरादून।